तक में मैंने 12 पॉइंट्स दिए हैं कि जयपुर के राजपूतों का हिंदू समाज को क्यों ऋणी होना चाहिए। और मैं एक स्वीकारोक्ति करता हूं कि आज से 4 वर्ष पूर्व मैं स्वयं जयपुर के राजपूतों को जी भर के गालियां दिया करता था, इसलिए मैं कोई निर्दोष नहीं हूं। लेकिन जब मैंने वीर विनोद पढ़ी और एक इंसाइट मुझे मिली, और जब मैंने आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स, तो मुझे समझ में आया और मित्रों से कुछ से बात भी सीखने को मिला। डॉक्टर यदु सिंह सिडनी के और कई लोग हैं जिनसे मेरी विमर्श हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये डॉक्टर साहब सत्य ये था। तो उसको मैंने क्रॉनिकलाइज पूरा किया हुआ है। मैं आपको 3-4 मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूँ। नंबर 1, मान सिंह जी पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वो हल्दी घाटी में प्रताप के सामने लड़े। मैं मानता हूं उसकी ऑप्टिक्स बहुत घटिया है, क्योंकि प्रताप हमारे हैं, प्रताप को हम प्रेम करते हैं, और जो प्रताप से लड़ रहा है वो कोई भी हो, हम उससे घृणा करते हैं। वो एक सामान्य बात है। लेकिन हमें मान सिंह जी की परिस्थिति समझनी पड़ेगी। उन्होंने जाके मुसलमानों से अलायंस नहीं किया था, अलायंस उनके दादा ने किया था। आप सोचें, आपके दादा कोई बिजनेस प्रपोजल किसी के साथ कर लें, आपको झक मार के उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप उतने लिप्त हो जाते हैं उसके अंदर कि आपको उसको ऑनर करना पड़ेगा। अब अंडर द सर्कमस्टांसेस, उस परिस्थिति में वो क्या कर सकते थे? उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप का 2 मीटर तक भी पीछा नहीं किया। प्रताप भी घायल थे, चेतक भी घायल था। आसिफ खान ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा कि इनका पीछा करेंगे। मानसिंह जी ने मुंह फेर लिया। एक दूसरी बात, जब हल्दी घाटी से वो उनकी, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध से मानसिंह जी से नाराज हुआ अकबर और उनकी ड्योढ़ी कम कर दी। जिस लेवल पे मानसिंह जी बैठा करते थे, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वो नीचे बैठने लग गए। 1 वर्ष तक अकबर ने उनसे बात तक नहीं की, क्योंकि अकबर अपने हृदय में मानता था कि प्रताप को पराजित करने में न करने में मानसिंह जी की महती भूमिका है। हम भले ही कितने मानसिंह जी को गालियां देते रहे। इसके बाद मानसिंह जी को अफगानिस्तान भेजा जाए। सोचिए उस आदमी की स्ट्रैटेजी, मुगल सेना को लेकर अफगानों को मरवा रहे हैं, अफगानों से मुगलों को मरवा रहे हैं। अगर मानसिंह जी ऐसा नहीं करते और अफगान मुगल अलायंस हो जाता, पूरे भारत का इस्लामीकरण रोकना असंभव था। फिर बंगाल में यही किया, मुगलों की सेना मुसलमान जितने भी जो विद्रोह करते थे उनको जाके मारते थे। कछावे राजपूत गिनती के 1000-1500 होते थे। ये मुसलमानों से मुसलमानों की लड़ाई मानसिंह जी का मास्टर स्ट्रोक था। तीसरी बात, प्रताप के देहावसान के बाद महाराणा अमर सिंह जी के ऊपर अकबर ने उनको युद्ध अटैक करने के लिए भेजा सन 1600 में। 1597 में प्रताप का मोक्ष होता है। उसके 3 वर्ष तक अकबर चुप रहा। फिर अपने बेटे सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, उसके नेतृत्व में मानसिंह जी को बोला कि सहायता करो। अब सलीम जो था वो अय्याश था, दारू पीता था, लड़कीबाजी उसमें लगा रहता था, अजमेर पढ़ा रहा, वो मेवाड़ नहीं गया। मानसिंह जी भी नहीं गए। कभी किसी काम से ग्वालियर चले जाते, कभी किसी काम से कहीं चले जाते। 4 वर्षों तक उन्होंने अमर सिंह जी पर अटैक नहीं किया। हम उस बात को देखने को राजी नहीं है। और एक अंतिम बात इसमें बता दूं मैं आपको कि जो प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 का, उसके बाद मोही का एक युद्ध हुआ था, क्योंकि ये प्रताप के लिए और मेवाड़ के लिए जीवन मरण का प्रश्न था कि जो मुसलमान आक्रांता यहाँ आए, उनको यहाँ मेवाड़ की धरती पर पानी और भोजन ना मिले। इसको शुष्क भूमि नीति कहते थे, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। जब जब मुगलों का आक्रमण होता था तो जो जमीन पर जनता होती थी वो पहाड़ों में चली जाती थी, और मेवाड़ के यशस्वी भील बरसों तक उनका पालन करते थे। दूध पिलाना, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्गों को आर्थराइटिस भी होगा, गर्भवती महिलाएं भी होंगी। इसीलिए मैंने अपनी पुस्तक मेवाड़ के यशस्वी पुरखों को समर्पित की है। ये जनता जिसका नाम कोई नहीं जानता, बरसों ये जमीनी इलाकों से पहाड़ों पर चले जाते थे। तो प्रताप के लिए और मेवाड़ की सेना के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न था कि मुगलों को वहां से रसद ना मिले। और मोही के पास मुजाहिद बेग नाम के एक मुसलमान आक्रांता ने खेती शुरू करवाई। जब प्रताप को 1578 में पता चलता है, तो वहां भाटी राजपूत थे जिनको प्रताप सूचना देते हैं कि मैं अटैक करने वाला हूं, मुजाहिद बेग को मारूंगा। क्योंकि अगर मेवाड़ में खेती शुरू हो गई तो फिर आप मुगलों को नहीं उखाड़ सकते यहां से।
इनको खाना सारा अजमेर से लाना पड़ता था, उसको रास्ते में मेवाड़ की सेना लूट लिया करती थी। तो नाक में दम कर रखा था अकबर और उसकी सेना के प्रताप ने। मुजाहिद बेग पर मोही का युद्ध लड़ा जाता है, 3000 मुसलमानों को प्रताप अपनी सेना के साथ काटते हैं। अबुल फजल स्वयं लिखता है, मान सिंह जी वहां से 10 मील की दूरी पर थे और मुजाहिद बेग ने उनको संदेश वाहक भेजे कि मेरी सहायता करो। मान सिंह जी ने उस लेटर वाले से मिलने मना करके अरावली के पर्वतों में चले गए। ये रिकॉर्डेड इंसिडेंट है अबुल फजल का। अब आप मुझे बताइए, और मैं वो बातें नहीं करता हूं कि हिंदू धर्म के लिए कितने मंदिर बनाए, मानसिंह घाट बनारस में है, और कितनी वेधशालाएं बनाई, कितनी बनारस के अंदर, आपके वृंदावन के अंदर एक आप दर्जन हिंदू बताइए ना, आप बताइए मतलब ना वो इसलिए कि कितनी मैं तो बनाई। वॉर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ही वॉज अ हार्ड कोर स्टॉन्च हिंदू। मैंने अपनी पुस्तक में जो मान सिंह जी की पिक्चर लगाई है उसमें नीचे लिखा है फ्रेंड ऑफ हिंदूज। जयपुर में पर हम चूंकि मान सिंह की बात कर रहे हैं, वेधशालाएं बनाई। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब मुगल सेना हिंदू राजा को पराजित करती थी तो हिंदू गांवों को तहस नहस करती थी। जब मान सिंह जी सेनापति बने तो एक गांव ऐसा नहीं था जिसको तहस नहस किया गया। ये शर्त थी मान सिंह जी की। ये लांछन केवल और केवल मान सिंह जी के पिता राजा भगवान दास पर है। वो व्यक्ति चित्तौड़ के तीसरे साके में उपस्थित था। 40,000 निरपराध हिंदुओं को काटा गया। वो एक नपुंसक की भांति खड़ा वहां देखता रहा। हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू मंदिरों की आस्था तोड़ी गई। तो उस व्यक्ति पर दोष है और इसको राजपूत स्वयं स्वीकार करते हैं कि हाँ, भगवान दास के कोकत्व की कोई माफी नहीं है। मैंने पुस्तक में मेंशन भी किया है। लास्ट बात कि जो हरकू बाई थी जिसके बारे में बड़ा शोर मचाया जाता है, जोधा और अकबर, सी दैट्स द फ्लॉ कि इसको सारे को, इस सारे इविल माफिया को ह्यूमनाइज करना है, इनको इंसानों की तरह दिखाना है। आहा, देखो गंगा जमुना तहजीब। और इनको अपनी बातों के खुद के कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई नहीं देते हैं कि जब इनको हिंदुओं को नीचा दिखाना होता है तो तुम 1000 साल गुलाम रहे। जब बेवकूफ बनाना होता है, गंगा जमुना तहजीब, हम तो तुम्हारे भाई हैं। कि खुद ही का कॉन्ट्रडिक्शन इनको दिखाई नहीं देता। अंतिम बात मान सिंह जी पर कह दूं कि अगर मान सिंह जी इतना एंकर्ड हिंदू धर्म में नहीं होते तो जयपुर के राजपूत यदि इस्लामाइज हो जाते तो आप मुझे बताइए भारत को कौन बचा सकता था? क्या हमें जयपुर के राजपूतों का ऋणी नहीं होना चाहिए कि किसी एक छोटे छोटे सरदार ने भी, छोटे किसी कछावा राजपूत ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया? ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय के कालखंड में जितना मिशनरी इवेंजेलिकल धर्म इस्लाम है, उसको देखते हुए उनके बीच में रहना, उनके साथ खाने खाना, उनके साथ उठना बैठना, यहाँ तक कि बेटी भी दे देना। लेकिन जयपुर के अंदर मीटिंग हुई, जयपुर के राजपूतों की, चारणों की, ब्राह्मणों की मीटिंग हुई। ठीक है, बेटी देके अगर राज बचता है तो बचाओ, देश बचता है तो बचाओ, धर्म बचता है तो बचाओ, लेकिन बेटी लेंगे नहीं। बाबर ने ऑफर की थी जयपुर के राजपूतों को, बाबर अकबर के दादा ने, कि हम रॉयल लोग हैं, हमें भी रॉयल ब्लड चाहिए शादी के लिए। जयपुर के राजपूतों ने इनकार कर दिया। अच्छा, एक तो जयपुर के राजपूतों को, मान सिंह जी को सारा दोष हम दे रहे हैं। आज चूंकि मान सिंह जी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आगे नहीं बोलूंगा, काफी लंबा हो गया मेरा वक्तव्य। जयपुर के राजपूतों पर एक लांछन और दिया जाता है कि साहब इन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। तो मतलब हम जो 3 राजा हैं उनकी बात करेंगे, हम पृथ्वीराज कछावा की बात नहीं करेंगे जो सांगा के साथ खानवा की लड़ाई में लड़े। हम मिर्जा राजा जयसिंह की बात नहीं करेंगे जिन्होंने बाद में राज सिंह जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया, जिसके कारण उनकी हत्या हुई। तो जयपुर के राजपूतों का ऋण हिंदू समाज नहीं उतार सकता, क्योंकि मुसलमानों के साथ रहते हुए भी ये इस्लामाइज नहीं हुए। अच्छा ये बताइए, ये डिस्टॉर्शंस आई क्यों, और इसका क्या किसको फायदा है कि आप जयचंद को पिक करके डिमोनाइज करो, मानसिंह को इस तरह डिफेम करो? आ, ये इससे, बाकी तो हम जानते हैं कि मुगलों को ग्लोरीफाई करने से तो फायदा किसका हुआ। सस्ती भावुकता एक मेरे ख्याल से हिंदुओं के अंदर बहुत कॉमन है। भाई दादा कुछ कह रहे हैं? हाँ दादा, तो फिर भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो। आप साइलेंस पर है दादा, म्यूट पर हैं आप, म्यूट पर। संस्कृत का एक शब्द है सिंहावलोकन, कि सिंह गर्दन मोड़ के पीछे देखता है।
अगर ये भाव आ गया कि तुम परम तेजस्वी चक्रवर्ती सम्राटों की संतान हो, तो भून के नहीं खा जाओगे। सबसे पहले मोरल डाउन करना है कि तुम तो मार खाए हुए लोग हो, हमेशा लड़ाई में मार खाई तुमने, तुम कुछ हो ही नहीं। ये हमारे अंदर बैठ गया और हमारे अंदर ये भाव है कि हम तेजस्वी सम्राटों की संतान है, ऋषियों की संतान है, फाड़ के रख देंगे। तो वो मानसिकता न बन जाए, इसके लिए लगातार ये हम सबको ये घुट्टी पिलाई गई है कि तुम पानीपत में हार गए, तुम खानवा में हार गए, तुम फलाने में हार गए। ये लड़ाइयां कितनी बड़ी हैं, और इस लड़ाई में, जिसमें पानीपत की 3 लड़ाई कही जाती है, इसमें एक लड़ाई तो एक मुसलमान आक्रमणकारी से दूसरे मुसलमान आक्रमणकारी की। पानीपत कैसे डिसाइडिंग फैक्टर हो गया? मतलब ये हो ही नहीं सकता। ये अफगानिस्तान से यहां तक पंजाब से आते आते संपूर्ण भारत है। ये छोटी सी लड़ाई, और एक किलों में ऐसे लोग कैद हैं जो बाहर निकलते हैं, लूटपाट करते हैं और फिर किलों में चले जाते हैं। वो संपूर्ण भारत के अधिपति कैसे हो जाएंगे? क्योंकि ये थाने बिठाते थे। ये इस तरह की घटनाएं आप मेवाड़ के इतिहास में पढ़ें कि थाने बिठाते थे, बिठाने के बाद में तुरंत थाने पलट दिए जाते थे। फिर वो उसके बाद अगली लड़ाई होती थी, फिर थाने बिठाते थे। थाने बिठाने से मतलब कि अब इसके बीच में रसद आएगी, इससे इतने हिस्से के बीच में इसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ कुछ लूटपाट नहीं होने देगा, हमें ये काम करेगा, मुगलों को यहां से रसद मिलेगी, मुगलों को सामान जाएगा, और बीच में छापा मारा, उड़ा दिया। ये सब होता क्यों था? मगर इसकी जानकारी अगर हिंदुओं को मिल गई तो हिंदू ताल ठोक के भिड़ नहीं जाएंगे। बाबरी मस्जिद पहला टर्निंग पॉइंट है इतने लंबे समय बाद। उस बाबरी मस्जिद विध्वंस, और उस पर भी लीपापोती की गई कि ये बाबरी विवादित ढांचा है। वो मस्जिद थी, मस्जिद गिराई गई, क्योंकि बनाई इसीलिए गई थी कि मंदिर को ध्वस्त करना है। आप इसको विवादित ढांचा बना के काहे को पूंछ हिला रहे हैं, काहे के लिए कमजोरी जाहिर कर रहे हैं? जिस बात से शौर्य, जो हमारे लिए शौर्य का विषय है, कीर्ति का विषय है, उसको लज्जित क्यों भाव से क्यों देख रहे हैं? तो वो इसी कारण है कि मानसिकता अगर हिंदुओं के अंदर तेजस्वी हो गई तो इनकी हुंकार संभलेगी कैसे? तो इसके लिए लगातार नैरेटिव प्लेस किया जाता है कि तुम तो मार खाए हुए लोग हो। तो ये है इसका कारण। एक रिफ्रेन बहुत इतिहास में यूज होती है, ये सब राजपूत लोग भी इतिहास के हारे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए ज्यादा तड़ी मारते हैं, और वो भी अपनी महिलाओं पे। ये बहुत बार मैंने ये जुमला सुना। So, what do you say to that? भाई मेवाड़ कौन सा लड़ाई हारा था, जरा मुझे बता दे। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, आप जैसे ये बहुत प्रचलित जैसे बात होती है जयचंद की, उसी किस्म से ये हारे हुए खिलाड़ी हैं इतिहास के। मैं निवेदन यही कर रहा हूँ कि जो सबसे युग प्रवर्तक युद्ध था मैम, मेरे विचार से इवन तराई के युद्ध से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था खानवा का युद्ध। क्योंकि उसमें सांगा वाज लीडिंग एन आर्मी ऑफ मोर देन 2 लाख हिंदूज। उसमें 10,000 मुसलमान थे, हसन खान मेवाती के, बट बाकी पूरा उत्तर भारत से हिंदू पद पातशाही के लिए सांगा निकले थे, और उधर से बाबर था सामने। अच्छा, एक जगह मेरी चुनौती है, आप ये बता दें, सिद्ध करके, मतलब सिद्ध नहीं, आप ढूंढ के बता दें, सब जगह खानवा जो है वो सांगा की हार है। मेरे हृदय में कहीं से एक बीज पड़ा, यार खानवा अगर सांगा की हार है तो 1 साल तक खानवा के बाद सांगा जीवित कैसे रहे, और उसी एरिया में। तो फिर मैंने 3 मौलिक सोर्सेस से पता किया, वंश भास्कर, सूरजमल मिश्रण का, अमर काव्यम रणछोड़ तेलंग का, और चित्तौड़ का पाटनामा, जिसमें तीनों में खानवा को सांगा की विजय बताया है। फिर मैं खानवा गया मैम। मैं जब खानवा के स्मारक पर गया, और कहना पड़ेगा राजस्थान सरकार, वसुंधरा राजे सरकार ने 7 वर्ष पहले विलक्षण स्मारक बनाया, जो तीर्थ स्थल होना चाहिए हमारा वहां पर। मैं जब उस स्मारक पे ऊपर चढ़ा, और मैं बड़ी अजीब सी मेरी भावदशा थी कि ये वो स्थान है जहां सांगा ने खानवा की लड़ाई लड़ी थी। तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे चारों तरफ 10-12 बड़ी बड़ी राजपूत स्टाइल की छतरियां बिखरी हुई हैं। तो राजवीर वहां बंदा, तो मैंने कहा छतरियां कहाँ से आई यहाँ पे? बोले साहब ये तो आदिकाल से 400-500 साल से। तो मैंने कहा कि यार 1 मिनट, खानवा अगर सांगा हारे थे, ये हिंदू स्टाइल की छतरियां कैसे बनी यहाँ पर? वो मैंने पुस्तक में डाली है,
मैंने फोटोग्राफ्स लेकर के डाले हैं, वो जीर्ण शीर्ण अब तो गिरने को है, अब तो बिल्कुल वो खंडित हो चुकी, खंडहर बन चुकी हैं। यानी कि कोई वामपंथी इतिहासकार, कोई जिहादी इतिहासकार खानवा के युद्ध मैदान में जाके उसने देखा ही नहीं है। मतलब इससे बड़ा क्या एविडेंस हो सकता है कि अगर खानवा सांगा हारे थे तो जो, क्योंकि खानवा में राजपूत मरे बहुत थे, क्योंकि 2 लाख की हमारी आर्मी थी, उनकी 90,000 थी, पर उन्होंने कैनन्स और मस्केटियर्स के यूज से हमारी कैजुअलिटी इन्फिनेटली ज्यादा थी। तो सब बड़े बड़े, माणकदास चौहान, आपके डोंगर सिंह चौहान, इतने बड़े बड़े राजा मारे गए, चुंडावत, बड़े बड़े राजे मारे गए। तो उनकी स्मृति में छतरी तो बनाई, तो इसका मतलब खानवा तो सांगा के पास था जब छतरी बनाई ना। उस छतरी को बनाने में 3 या 4 महीने लगते हैं। छतरी तो डिपेंड करता है ना किस कलाकारी की है। कुछ छतरियां तो बहुत छतरी हैं। मुसलमान छतरी कौन सी होती है बताइए मुझे। हाँ नहीं, अच्छा ये बताइए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी, ये मुख्य कारण है। अभी बात कर रहे हैं उमेंद्र, और ये कह रहे हैं कि हम 2 लाख सेना लेकर गए थे। ये भाव हिंदू के अंदर उतर आया कि खानवा मेरे घर की लड़ाई है, हल्दी घाटी में मैं लड़ रहा हूं, वो जो लड़कियां उठी वो मेरी मां थी, मेरी बहन थी। अगर ये भाव आ गया तो इसको फूंक मार देंगे, इनको तो सीधा कर देंगे। ये ना आ जाए तो लगातार ये विष उतारते रहो, उसको हिंदू धर्म के सूर्य की तरह मत देखो। ये जो एक अंतर अब जो सोशल मीडिया के कारण आया है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने स्वत्व के प्रति, अपनी चिति के प्रति जागरूक हो रहे हैं, ये लंबे अरसे तक वामपंथियों ने इसी की जड़ में मट्ठा डाला है। ये लगातार ये काम करते हैं। ये जो छतरी वाली बात कह रहे हैं, ये मूलतः सिस्टम है कि जो बलिदान हो जाते हैं उनके लिए स्मारक बनाए जाते हैं कि वहां पर फिर जाकर वार्षिक श्राद्ध करना हो या कुछ और उपासना करनी हो, या कभी जाएंगे तो हम जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो ये काम जब खानवा के युद्ध में महाराणा हार गए तो इतना ये सब काम कैसे कर पाए, संभव ही नहीं था। ये जो पत्थर की छतरियां हैं, वो पत्थर वहां स्थानीय रूप से नहीं आता, कहीं उसके बनाने वाले होते हैं, उसका ऑर्डर जाएगा, वहां से आएगा। इतने समय वो उस ग्राउंड को होल्ड किए हुए हैं, मगर इतिहासकार लिख रहा है कि वो भाग गए, मार खा गए। 8 कारण दिए दादा कि खानवा को मैं सांगाची विजय क्यों मानता हूं, लेकिन एक बहुत प्रकट कारण आपके साथ और शेयर कर लेता हूं। यदि बाबर जीता था खानवा का युद्ध, तो हुमायूं को उसने अफगानिस्तान क्यों भेज दिया था? यहाँ पर कहीं कुछ गवर्नर वर्नर बना था? राजपूतों ने इनकी नाक में दम किया हुआ था। इसको पता था कि अब हुमायूं मारा जाएगा और मैं तो कभी भी मारा जा सकता हूं। 100 मीटर तक सांगा का पीछा नहीं किया इसने। जब जो 16 मार्च 1527 की रात लिखता है कि मेरे नमाज का वक्त हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया काफिरों के डेरे की तरफ जाके। तो अच्छा, हिस्टोरियोग्राफी का, इतिहास लेखन का एक मौलिक सिद्धांत है। जो आदमी लिख रहा है एक युद्ध में, एक पार्टिजन पार्टी है कि मैं जीता, तो उसको कोई या तो निष्पक्ष सोर्स उसको एंडोर्स करे या विपक्षी कहे। एक सोर्स आप मुझे बाबरनामा के अतिरिक्त बता दीजिए जो कहता है कि सांगा हारित है। सारी कहानी इस देश के इतिहासकारों ने बाबरनामा के आधार पर चला रखी, और वो उसी बाबरनामा में वो दूसरा झूठ भी था कि सांगा ने लेटर लिख करके उसको बुलाया था बाबर को। मतलब जिस इब्राहिम लोदी को खतौली और बकरौल के युद्ध में जूते मार के पराजित कर चुके थे सांगा, जिसके बेटे को अपने यहाँ 3 वर्ष तक कैद करके रखा, इब्राहिम लोदी के बेटे को, उसको पराजित करने के लिए बाबर को लेटर लिखेंगे वो, जो कि आरसी मजुमदार ने अपनी पुस्तक में सिद्ध कर दिया कि वो लेटर दरअसल गुजरात के मुजफ्फर शाह के वजीर निजामुल मुल्क ने लिखा था, जिसको डूंगरपुर के राजा ने इंटरसेप्ट करके सांगा के पास पहुंचा दिया था। और बड़े बड़े झूठ हैं, अभी तो कुछ मतलब इनको अच्छा, कोई लज्जा नहीं है। इससे जो बात निकल रही है, एक तो बड़ी स्पष्ट ये कि अगर इतिहास लिखना है भारत का तो रीजनल लैंग्वेज सोर्सेज में जाना पड़ेगा। वहां बिल्कुल वहां जो जमीनी जुड़ाव रहा इन इश्यूज के साथ और अपने लोकल हीरोज के साथ,
क्योंकि देखिए, चाहे महाराणा सांगा है या राणा प्रताप है या शिवाजी हैं, इनको ऑफिशियल हिस्टोरियंस ने तो बहुत डिफेम किया। शिवाजी को तो यहाँ तक लुटेरा ये चौथ करते थे, तहस नहस करते थे, लुटेरे के रूप में लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने पेश किया। और उसके बावजूद अगर फोक मेमोरी में ये रहे जिंदा, तो जाहिर है कि वो फोक मेमोरी सिर्फ जबानी नहीं थी, इट वॉज लिंक्ड टू ऑल दी सोर्सेज ऑफ द काइंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। और इन इतिहासकारों की गिनती नहीं होती जिनका आपने नाम लिया, जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया, उनके, क्योंकि अंग्रेजी में नहीं। ये तो स्थानीय हैं बेचारे, सूरजमल मिश्रण, आपके वीर विनोद, और ये चित्तौड़ का पाटनामा या अमर काव्यम, उसमें थोड़ी अतिशयोक्तियां मिलती हैं क्योंकि संस्कृत का लेखन उस तरह का था। इन्होंने तो जेम्स टॉड को डिस्क्रेडिट कर दिया। जब जेम्स टॉड ने जो लिखा इतिहास उनको सूट नहीं किया, उसके बेचारे से कुछ 2-3 मौलिक भूलें हुई हैं। जैसे उन्होंने मीराबाई को कुंभा की पत्नी बता दिया। अब वो ठीक है, एक दो गलती उनसे हुई, हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह की जगह सलीम को लिख दिया उन्होंने, तो उसका मतलब पूरे के पूरे इतिहास उनका डिस्क्रेडिट कर दिया गया। स्थानीय इतिहास को छोड़े, इन्होंने तो जेम्स टॉड को, रॉबर्ट ओरमे को खत्म कर दिया। मैम मुझे निकलना पड़ेगा, 50 मिनट हो गए। आई नो। सो आप कंक्लूडिंग कमेंट्स आप दोनों कीजिए और वी वाइंड अप, व्हिच ऑब्वियसली मींस ट्रेमेंडस नीड। ये तो अंग्रेजी का जो बोलबाला है, डोमिनेंस ऑफ अंग्रेजियत, इसको खत्म करना अति आवश्यक है, और रीजनल सोर्सेज से ज्ञान प्राप्त करना। एनी कंक्लूडिंग कमेंट्स यू वांट टू, एंड देन तुफैल व्हेन वी वाइंड अप। दादा मैं निकलूंगा, इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ कि मेरे को बस एक ही बात कहनी है कि जयपुर के राजपूतों का कृपा करके उनको नीचा दिखाना बंद करें। भारत के इस्लामीकरण को रोकने में जितना महत्वपूर्ण मेवाड़ का योगदान था, उतना ही महत्वपूर्ण जयपुर का योगदान था। केवल एक 100 वर्ष के कालखंड के लिए, जहां पर कि भारमल, भगवान दास और मानसिंह मुखर होकर मुसलमानों की तरफ से लड़े। सवाई राजा जयसिंह की हत्या औरंगजेब ने इसलिए करवाई क्योंकि शिवाजी महाराज को उन्होंने एस्केप करवाया था। ये मेरी पुस्तक में मैंने लिखित प्रमाण से स्थापित किया है। एक जगन्नाथ रत्नू थे हमारे राजस्थान के, जिनको उनकी हत्या करने का फरमान उनके वजीर का लिखा हुआ, और उसमें रीजन क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवा राजा को एस्केप कराया है, इसलिए इनकी हत्या का मैं आदेश देता हूं। ये औरंगजेब का फरमान है। अभी भी हम जयपुर के रत्नों तो गाली देना चाहें तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जयपुर के राजपूत तो नहीं देते, पर एक दो नाम को चुन के हम उनका विकृत नहीं मैम, राजस्थान में मैं रहता हूँ ना, जहाँ पर हमारे यहाँ पर मैं स्वयं दोषी हूँ ना, मैं स्वयं उसका दोषी हूँ, तो मैं उसको बात को क्लियर करना चाहता हूँ वंस एंड फॉर ऑल, दैट जयपुर के राजपूत नहीं होते तो इस देश का इस्लामीकरण नहीं रोका जा सकता था। मैं आज्ञा लूंगा, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जी जी बहुत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम आप सबको। थैंक यू रत्नु जी, थैंक यू। कंक्लूडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू तुफैल साहब। मैं थोड़ा सा इसमें एक इजाफा